अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। मेरे साथ स्टूडियोज़ में हैं जनाब साबिर शाकिर। आज आरिफ हमीद भट्टी हमारे साथ नहीं है, वो मंडे को इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे। और स्पेशली खुसूसी तौर पर हमें ज्वाइन किया है जनरल अमजद शुएब ने। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले नाज़रीन एक नज़र आज की टॉप स्टोरीज़ पर। नेशनल एक्शन प्लान सोचा समझा मंसूबा नहीं, ये एक खिचड़ी है। नेशनल एक्शन प्लान कामयाब नहीं हो सकता, अमरीकियों की नई मंतब। अगर जनरल राहिल शरीफ रिटायर होते हैं तो क्या अमरीका नेशनल एक्शन प्लान का बिस्तर गोल कर देगा? खैबर पख्तूनख्वा असेंबली पर नून लीग की यलगार, सियासी जमातों का दोगलापन, किसी ने भी खुलकर मजम्मत नहीं की। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म सितम जारी, कश्मीरी ईद भी ना मना सके। वादी में कशीदगी का 69वां रोज, शहादतों की तादाद 98 हो गई। नवाज शरीफ पार्लियामेंट में नहीं आते, इससे ज्यादा फ्रेंडली ऑपोजिशन तो उन्हें मिल ही नहीं सकती, खुर्शीद शाह का बयान। नाज़रीन, नेशनल एक्शन प्लान के बारे में पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह बार बार ये कह चुके हैं कि इसी की कामयाबी में ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल छुपा हुआ है। और ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसको पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने अस्करी क़यादत के साथ मिलकर बनाया था। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि वो लोग जो वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब के बड़े करीब समझे जाते हैं, लेकिन वो अमेरिका के थिंक टैंक्स में स्कॉलर्स भी हैं, उनकी तरफ से सिर्फ ये नई चीज़ें आना शुरू हुई हैं। एक कॉलम छपा है, मोहित यूसुफ साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, वो स्कॉलर भी हैं और USIP जो एक अमेरिका का थिंक टैंक है उससे मुंसलिक रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के नून लीग के बड़े क्लोज समझे जाते हैं, क्योंकि गुज़श्ता जो 2 दौरे हुए अमेरिका के नवाज शरीफ साहब के, उसमें USIP में जो लेक्चर डिलीवर करवाया गया, जो खिताब करवाया गया नवाज शरीफ साहब का, प्राइम मिनिस्टर साहब का, वो उसमें उनका एक की रोल था। अब उनकी तरफ से एक कॉलम में ये कहा गया कि ये जो नेशनल एक्शन प्लान है ये एक खिचड़ी है और ये कोई प्लान नहीं है, इसकी कामयाबी का कोई इम्कान नहीं है, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है। और ये कहा गया कि वजारत दाखिला के पास कोई बड़ा ज़बरदस्त प्लान था, अगर उस पर अमल दरामद किया जाता तो शायद कामयाबी हो जाती, लेकिन ये जो प्लान है इसमें कामयाबी नहीं हो सकती। ये कोई आम आदमी कहता तो शायद हम भी उसको खबर का हिस्सा इस प्रोग्राम में ना बनाते, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी और वज़ीर-ए-आज़म साहब के जाने से, अमेरिका जाने से 2-3 दिन पहले इस तरह की बातें आ रही हैं। और फिर चौधरी निसार अली साहब ने भी ये कहा कि कोई ये कहना कतई तौर पर गलत है कि सिर्फ फ़ौज नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद कर रही है। कुछ मिक्स सिग्नल्स इस तरह के आए हैं जिससे ये सवाल पैदा हुआ है कि क्या जो नेशनल एक्शन प्लान की अचीवमेंट्स थी उससे घबरा कर हमारे सियासतदान किसी ऐसी साजिश का या ऐसे प्लान का हिस्सा तो नहीं बनने जा रहे जिसमें मुस्तकबिल में अगर जनरल राहिल शरीफ साहब रिटायर्ड होते हैं तो इस पूरे प्लान का ही बिस्तर गोल कर दिया जाए। जनरल अमजद शुएब खुसूसी तौर पर आज हमारे साथ शामिल हैं प्रोग्राम में। इस मौजू पर हम गुफ्तगू करने के लिए साबिर, इब्तिदा मैं आपसे करता हूँ, मुझे ये बताइए कि ये सिग्नल आना, मोहित यूसुफ साहब कोई आम आदमी नहीं है, हम सबको पता है उनकी क्या हैसियत है, और फिर डॉन जैसे अखबार ने उसको ऑपेड कॉलम बनाया और ये कहा है कि नेशनल एक्शन प्लान ये तो एक खिचड़ी है और इसमें कोई कामयाबी नहीं हो सकती, और ये तो बुलेट पॉइंट्स से प्राइम मिनिस्टर के लिए कुछ स्टेटमेंट्स थी आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद, जो अटैक के बाद। तो ये सारे का सारा हम किस तरफ जा रहे हैं? असल में बिटवीन द लाइन ये बात भी जिस तरफ आपने इशारा किया वो भी उन्होंने बता दिया कि ये आर्मी पब्लिक स्कूल पर अटैक हुआ और इसके नतीजे में ये मिलिट्री ऑफिशल्स ने ये पेपर बना के दिया था। असल इशू क्या है, ये मोहित यूसुफ तो अब आए हैं ना मैदान में, उससे पहले मौलाना फजलुर रहमान भी कह चुके हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब भी कह चुके हैं। और असल मसला क्या है? असल मसला ये है कि नेशनल एक्शन प्लान, जनरल राहिल शरीफ साहब कहते हैं कि वो नवंबर में रिटायरमेंट होने से पहले इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचा के जाएंगे। और अब पंजाब की तरफ रुख था। एक और चीज़ जो मैं आपको बता दूं कि आज कल एक इम्पॉर्टेंट इजलास होना था नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के हवाले से, तो वो इजलास आज मुलतवी कर दिया गया। आपको पता क्यों किया गया? वो इसलिए किया गया है कि पंजाब ने अवॉइड किया है, वज़ीर आला पंजाब दस्तयाब नहीं है। वो और चले गए। वो क्यों दस्तयाब नहीं है?
वो इसलिए दस्तयाब नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक इजलास हुआ था कोर कमेंडी का, और उसमें तय पा गया था कि पंजाब में ऑपरेशन किया जाएगा। अब पहले मौलाना सनाउल्लाह साहब भी मैदान में आ गए, आप उनको भूल गए हैं, वो भी नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद के हवाले से अपनी स्टेटमेंट दे चुके हैं। अब कोयटा से जितने भी बलूचिस्तान से थे बलोच सेपरेटिस्ट कौम परस्त, वो सारे जो फ़रार होके डीजी खान और राजनपुर और मुख्तलिफ़ इलाकों में मौजूद हैं। इसी तरीके से MQM के जो बहुत ही सख्त गिर लोग थे जो मतलूब थे, वो भी पंजाब में आ गए हैं ज़्यादा तादाद। पंजाब हुकूमत उनके ख़िलाफ़ कोई ऑपरेशन कर नहीं रही, पुलिस कर नहीं रही। अब यह करना था रेंजर्स ने, और उन्होंने नमूने के तौर पे कुछ ऑपरेशंस, कॉम्बिंग ऑपरेशंस के नाम से करके दिखा भी दिए। ठीक है, लेकिन आजकल का ये इजलास इसलिए मुलतवी किया गया कि पंजाब सामना नहीं करना चाहता, वो फेस नहीं करना चाहता, क्योंकि इजलास होगा तो उसमें पंजाब की तरफ रुख होगा। आपने मौला बख्श चांडियो साहब की भी आज गुफ्तगू सुनी, उसका शॉर्ट मौजूद है, वो भी थोड़ी देर में आगे आएगा, वो सुन लेंगे। तो वो भी इसी तरफ इशारा कर रहा है कि पंजाब में जो दहशतगर्द हैं उनको परों के नीचे दबाया छुपा के रखा हुआ, छुपा के रखा हुआ है। अच्छा, मैं आपको वो शॉर्ट सुनवा दूं, फिर मैं जनरल साहब की तरफ आता हूँ। चांडियो साहब का वो जरा शॉर्ट सुनवा दीजिए। हम दहशतगर्दी की हिमायत नहीं करते, इस जमीन के जो बेटे हैं वो बुनियादी तौर पर दहशतगर्दी के खिलाफ है, लेकिन पंजाब हुकूमत में आप देखते हैं आए दिन हुकूमत में शरीक लोग उनकी हिमायतें करते रहते, लिहाजा वो उनको साया बन के रहते। अच्छा, मैं अगर इजाज़त दे तो मैं जनरल साहब की तरफ आ जाऊँ। जनरल साहब, ये पंजाब में अगर रेंजर्स के जाने की बात हो रही थी तो वज़ीर आला साहब गायब हो गए पंजाब के, और साथ ही नेशनल एक्शन प्लान एक खिचड़ी है, ये 2 दिन हो गए इसको छपे हुए। वजारत पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन जो हमारे वज़ीर इत्तलात और नशरियात है, मामूली सी बात पर आ जाते हैं बयान देने के लिए। इतना बड़ा डॉन के अखबार में ये ऑपेड छपा है नेशनल एक्शन प्लान के बारे में, कोई वाली वारिस नहीं बन रहा। अगर ISPR कोई प्रेस रिलीज जारी करता है तो कहते हैं कि आप ट्वीट्स क्यों करते हैं, खुद उसको डिफेंड नहीं करते। और ये अब इसमें कोई शक नहीं रहा, आज मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है कि हुकूमत बराबर की इसमें शरीक है। एक सूबे के तहत ये अब बात फैलाई जा रही है ताकि पंजाब में जो गवर्नमेंट के साथी हैं, जिन दहशतगर्दों के ये सहूलत कार हैं, उनको ये बताया जा सके कि फिक्र ना करें, ये 20-25 दिन की बात है, ये जर्नैल साहब जाने वाले हैं, उसके बाद ये जो नेशनल एक्शन प्लान है ना, ये तो है ही एक खिचड़ी है, ये कोई प्लान ही नहीं है, ये सारे का सारा शल्व हो जाएगा। मेरा सवाल आपसे ये है, कितनी शहादतें हुई हैं, कितने पाकिस्तानी फोर्सेस के लोग, चाहे वो सिविलियन फोर्सेस थी या हमारी अस्करी फोर्सेस थी, उन्होंने अपनी जानें दी हैं। ये सब कुछ हमारे जो सियासतदान करने जा रहे हैं उनके साथ, उनके क्या जज्बात और एहसासात होंगे। और मुझे ये बताइए कि क्या वाकई ये इस तरह का एक पीस ऑफ पेपर है कि अगर मिलिट्री की क़यादत तब्दील होती है तो ये एक उसको बस एक उसको फेंक दिया जाएगा किसी टोकरी में, नेशनल एक्शन प्लान को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये जो आपने कहा कि कितनी शहादतें हुई और कितना इस प्लान के साथ लेके आर्मी आगे बढ़ती रही, इसको उसका रिएक्शन क्या होगा अगर इसको सबवर्ट किया गया या इसको अबंडन किया गया। तो एक तरफ तो नेचुरली आर्मी डिमोरलाइज होगी, क्योंकि जो अचीवमेंट्स, और हमेशा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहते रहे हैं कि जो कुछ अचीव किया है इसको परमानेंट शक्ल देनी है और इसके लिए ये काम करने ज़रूरी हैं। उसमें गवर्नेंस का भी इशू आया। मेरा अपना ख्याल है कि इसका रिएक्शन अवाम में भी बहुत होगा, क्योंकि अल्टीमेटली टेररिज्म अगर ख़त्म नहीं होता और आपकी एफर्ट सारी ज़ाया जाती है तो अवाम का नुकसान होगा उसमें। लेकिन सियासी क़ुव्वतें लगता यूँ है जैसे इस प्लान से मुखलिस नहीं हैं। आप मोईद यूसुफ के आर्टिकल की बात कर रहे हैं। मोईद यूसुफ के मैं पहले भी पढ़ता रहा हूँ, उसकी सोच के ऊपर अमेरिकन सोच की छाप मौजूद है। वो अमूमन जो बात लिखते हैं वो हमारी ग्राउंड रियलिटी से हट के वो उन रियलिटीज़ के ज़्यादा करीब होती है जो अमेरिकन देख रहे होते हैं। चुनाचे उसका टेक्निकली अगर आप कहें कि प्लान, तो वो तो ठीक है कि वो बुलेट पॉइंट नज़र आते हैं 20, लेकिन मोईद यूसुफ को ये नहीं पता कि हर पॉइंट के नीचे अपनी एक अलग प्लान है। मिसाल के तौर पे अगर आपने ये कहा कि आपने हेट स्पीचेस जो हैं उनको रुकवाना है, तो ये तो बुलेट पॉइंट मौजूद है, लेकिन हेट स्पीच को रुकवाने की अपनी प्लान मौजूद है। अगर आप ये कहें कि जी हमने मदरसों को कंट्रोल करना है, तो ये बुलेट पॉइंट है, लेकिन मदरसों को कंट्रोल करने का उनका, जैसे आपने कहा
कि जी उनकी हम जियो टैगिंग करेंगे, उनके फंड्स कंट्रोल करेंगे, उसकी एक डिटेल्ड प्लान मौजूद नहीं, है। वो उन्होंने बेसिकली इसकी वो गए नहीं डिटेल्स में। उनका कहना ये है कि तो सरे से इसको रद्द कर दिया ना। जिसमें एक जो बात छुपी हुई है वो ये कह रहे हैं कि वजारत दाखिला के पास एक बड़ा अच्छा प्लान था। यानी वो ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ ने, पाकिस्तान की फौज ने बुलडोज किया, जो हमारी सिविल गवर्नमेंट है उसको करने नहीं दिया, और एक ऐसा प्लान लेके आ गया जो कामयाब नहीं हो सकता। ये जो फौज पर तनकीद हमारे सियासतदान करते हैं ना, तलाल चौधरी साहब करते हैं, दानियाल अजीज करते हैं, ये राना सनाउल्लाह करते हैं, मुशाहिदुल्लाह खान साहब की ड्यूटी है ये करने की। प्राइम मिनिस्टर हाउस का वो जो मीडिया सेल है, वो सोशल मीडिया इस वक्त जो कैंपेन है, वो जो मोटरवे पर वाकया हुआ 2 फौजी अफसरों का, उसको बहाना बना के उन्होंने पाकिस्तान की फौज के बारे में एक इस तरह का एक कैंपेन चल रही है। ये पूरा एक ऐसा लगता है कि मेथड टू दिस मैडनेस। आपने चूंकि पॉइंट ये छेड़ दिया तो मैं इस पे भी कहूं कि यहां पे कादरी साहब के 14 लोग मार दिए गए। वो गैरत ब्रिगेड वाले लोग या वो जो बैठे तनकीद कर रहे हैं 2 आदमियों के लड़ने पे, उनको शर्म नहीं आई कि आज दिन तक उनके खून का हिसाब किसी से लिया जाए। यहां पे बेशुमार दफा पुलिस को छितरौल हुई है, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन जू नहीं रिंगी। जजेस को मारा गया, जजेस को मारा गया, जजेस को थप्पड़ मारे गए। और ये किस्सा जो है ये कोई पहला वाकया नहीं है जहां बाहर 2 फोर्सेस कहीं सामने आमने आती हैं। कभी कभार हो जाता है, कोई उसको अप्रूव नहीं कर रहा, लेकिन उस वाकये की बुनियाद पर आप पाकिस्तानी फौज के बारे में जो सोशल मीडिया पर जो गुफ्तगू है, जो सिर्फ गुफ्तगू नहीं, जो शर्मनाक काम इन लोगों ने किया है, खास तौर पे 1-2 मीडिया हाउसेस के लोग जो हैं उन्होंने बैठ के, और इसमें जो प्राइम मिनिस्टर हाउस का मीडिया सेल है, मरियम सफदर साहब जिसको चला रही हैं, वो सारा पब्लिक परसेप्शन है, वो शामिल है। इन्होंने ये हरकत की है कि पुलिस के एक बयान के ऊपर उन लोगों को मुजरिम करार दे दिया जो स्कफल में 2 अफसर मौजूद थे। इनको शर्म आनी चाहिए। क्या उनका मौकफ सुना उन 2 ऑफिसर्स का कि वो क्या कहते हैं? कभी किसी अदालत में हुआ है कि एक जज सुने सिर्फ इस्तगासा की कहानी और दूसरे को फांसी लगा दे? जब तक आप दोनों साइड की स्टोरी नहीं सुनते, आपको पता नहीं होता कि कौन सच्चा कौन झूठा है। ये एक इसी से माइंडसेट पता लगता है, इसी से साजिश पता लगती है कि ये लोग गुलाम ज़हनी तौर पे किसी और के और जबान बोलते हैं किसी और की, और इन्होंने सिर्फ एक तरफा कहानी सुन के उन ऑफिसर्स के खिलाफ के जो उनको माफी मांगनी चाहिए, उनको ये करना चाहिए। भाई तुम शर्म करो, उनकी बात भी तो पहले सुनो। ठीक, तो ये तो एक इंसाफ का तकाजा। अब मैं बात करूं मोईद यूसुफ का ये कहना कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बुलडोज किया, ये आप सबको पता है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इनडायरेक्टली उन्होंने इनडायरेक्टली, लेकिन वो हमें समझ लगती है समझ आ रही है कि वो क्या कह रहा है। अब उसमें बड़ी सीधी सी बात है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सिर्फ उसकी प्लान की इंप्लीमेंटेशन के ऊपर एतराज करते हैं, वरना तो ये बनी थी ऑल पार्टीज के ऊपर। और जब मिलिट्री कोर्ट्स का भी किस्सा बना तो उसमें भी आपको याद है कि 21वीं अमेंडमेंट के ऊपर ऑल पार्टीज ने उस पर अपनी राय दी और लोगों के कहने के ऊपर सिर्फ मजहबी टेररिस्ट के बारे में कहा गया जी उनका ट्रायल होगा। सो ये कहना कि किसी एक इंडिविजुअल के कहने पर बनी है, ये पहले बात तो ये गलत है। अगर प्राइम मिनिस्टर या कोई इसको कहे कि ये प्लान ठीक नहीं है तो उसको ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस दोबारा बुला के उसमें डिस्कस कर लेना चाहिए, तब शायद कोई राय निकले। लेकिन एक चीज वाजे है कि क्या इस मुल्क में पार्शियल इंप्लीमेंटेशन के बाद टेररिज्म कम नहीं हुआ? बिल्कुल ठीक है। पूरी कराची में पूरी प्लान अगर इंप्लीमेंट हो जाए, कराची में पूरी प्लान अगर इंप्लीमेंट हो जाए तो शायद रिजल्ट बहुत अच्छे आए। लेकिन इवन पार्शियल इंप्लीमेंटेशन ने आपको वो रिजल्ट दिए हैं कि आज आपके लोग कम से कम बेखौफ बाहर निकल रहे हैं। कराची के हालात आप देख लें या लाहौर, बाकी पेशावर वगैरह इन जगहों पे वो कभी कभार वाकया होता है, लेकिन जो आप आगे कर रहे हैं इंशाल्लाह उससे वो बाकी भी कंट्रोल होगा। सो ये इनका कहना कि जी ये बिल्कुल बेकार थी, मैं समझता हूँ 1.5 साल के इस्तेमाल उसको इंप्लीमेंट कर लेने के बाद कहना तो बिल्कुल ही बेजान नजर आता है। ये मैं इनसे भी जनरल साहब से मैंने पूछा, आप जो बात करना चाहें वो कीजिए, लेकिन मेरा आपसे भी सवाल है कि जो हमारी वजारत इत्तलात व नशरियात है, इतना बड़ा पाकिस्तान का अखबार है, उसके ऑपेड पे ये कॉलम आया नेशनल एक्शन प्लान, जिसको हमारे आर्मी चीफ और बयानों में बज़ाहिर हमारी सियासी क़यादत भी ये कहती है कि इसी में पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। किसी ने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। ये क्रिमिनल साइलेंस है, इसलिए कि बीच में सब मिले हुए हैं और किसी और के मुंह से ये बात निकलवा दी गई। आपको याद होगा कि हम थे वाशिंगटन में, तो वहाँ खातून मिली थी हमें, तो उन्होंने वहाँ पे बाकायदा लॉबिंग कर रही थी, कोई आर्टिकल्स, कोई हुकूमत की कारकर्दगी रिपोर्ट शाया कर रही थी USA टुडे में। उन्होंने अपना कार्ड दिया, रस्मी कार्ड हमने लिया। हाँ। तो उसमें लोगो पता है किसका लगा हुआ था? एक उसका अपना, एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो हमने पूछा ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का क्यों लगाया USA टुडे के साथ? तो उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझे हायर किया हुआ है और बाकायदा मुझे पैसे मिलते हैं। तो ये जितने भी आर्टिकल छपाए जा रहे हैं, अब देखें वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की UN जनरल असम्बली जाने से पहले
उनके खिताब से पहले नेशनल एक्शन प्लान को इस तरीके से टारगेट करना। और मज़े की बात है कि चलें गवर्नमेंट तो खामोश है ही है, एक तो चौधरी निसार अली खान साहब को इसका जवाब देना चाहिए, उनकी नज़र से अगर ये आर्टिकल गुजरा, वो अपनी जो सियासी हुकूमत दूसरा, है उनकी नज़र से वो एग्जैक्ट के बारे में खबर छपी थी, 3 घंटे के बाद उन्होंने पूरा चैनल बंद कर दिया, 2000 लोगों को बेरोजगार कर दिया और वो 9 महीने बंदा जेल में रहा। अब वो बाहर निकल आया, मुझे नहीं पता अब चौधरी निसार साहब क्या कहेंगे। चौधरी निसार साहब के बयान का इंतजार करना चाहिए, अगर नहीं तो हमारे प्रोग्राम के जरिए उन तक ये आर्टिकल पहुंच चुका होगा। दूसरी बात जो असल टारगेट है मैं बता रहा हूं कि वो है पंजाब की तरफ नहीं जाने देना, पंजाब की तरफ। अब ये मोहित यूसुफ का जो ख़ास तौर पे ये लिखना है, जहां साहब ने कहा कि ये वाशिंगटन की सोच ज़्यादा इसमें झलकती है, उसकी वजह यह है कि बलूचिस्तान के जितने भी भगोड़े हैं उन्होंने पंजाब में पनाह ले रखी है, सदर्न पंजाब में MQM के जितने भगोड़े हैं उन्होंने पंजाब में पनाह ले रखी है। तो जब ये सारे ग्रुप्स पंजाब में मौजूद हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन, अब बार बार जो बात प्रेशर डेवलप हो रहा था वो ये था कि रेंजर्स को इख्तियार हैं या नहीं, ये देते हैं या नहीं देते, लेकिन नेशनल एक्शन प्लान के तहत आर्मी चीफ और अफवाज पाकिस्तान इस बात के पाबंद हैं कि वो नेशनल एक्शन प्लान के तहत मुल्क के किसी भी कोने में कार्रवाई कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, दहशतगर्दों के खिलाफ ब्रेक लेनी है। इसी पर ना बड़ा इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है, इसी पर हम बात जारी रखेंगे। नेशनल एक्शन प्लान के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल इसे ये कोई प्लान ही नहीं है और इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, ये कभी कामयाब ही नहीं हो सकता। हुकूमत पाकिस्तान खामोश है और ये कॉलम और ये तहरीरें उनकी तरफ से आ रही हैं जो माजी में बड़े बड़े जो अमेरिका के ट्रिप हैं, वज़ीर आज़म साहब की जो तकारीर हैं उनको अरेंज कराने में मावनत की गई है इन लोगों की तरफ से। एक इम्पॉर्टेंट इशू कौम भी सवाल कर रही है और ये बड़ा सवाल है इस वक्त जनरल राहिल शरीफ साहब से कि अगर आप रिटायर होते हैं तो फिर इस नेशनल एक्शन प्लान का क्या बनेगा, जिसके तहत सैकड़ों लोगों ने, हज़ारों लोगों ने शहादत दी और अपनी कुर्बानियां पेश की। नाज़रीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है, इसी पर हम बात जारी रखेंगे लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बड़ा अहम इशू इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं। पाकिस्तान में नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से इस किस्म की गुफ्तगू की जा रही है। एक बहुत ही मुमताज़ अखबार ने ये एक कॉलम छापा, एक नहायत अहम आदमी का जो समझा जाता है कि बड़े अमेरिकन सोच के वो हामिल हैं और शायद उसी सोच की तर्जुमानी कर रहे हैं, लेकिन एक क्रिमिनल साइलेंस है पाकिस्तान की वजारत इत्तलात और नशरियात पर भी इसके हवाले से कोई बात नहीं की जा रही। यहाँ पर एक तासुर ये उभर रहा है कि शायद ये सब कुछ हुकूमत की मर्जी से, उनकी आशीर्वाद से हो रहा है। साबिर, आप कोई बात करना चाह रहे थे, मैंने आप ब्रेक पर जाने से पहले आप इसी हवाले से एक बात कह रहे थे। मैंने कहा बेसिकली ये है कि ये असल में गवर्नमेंट जो है वो जनरल राहिल शरीफ का जो डॉक्ट्राइन है उसको उनके जाने से पहले ये दफन करना चाह रहे हैं और उसके बाद देखेंगे, क्योंकि कल हो जाएगा दफन ऐसे। अब ये डिपेंड करता है कि पब्लिक क्या रिस्पॉन्ड करती है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या, पॉलिटिकल विल जब तक नहीं होगी। जनरल राहिल शरीफ जिन्होंने ये कोर कमांडर्स ने सारा ये डॉक्ट्राइन दिया और उसमें सियासी क़यादत भी शामिल थी, अब ये इस तरह की खबरें, ऑपरेशन नहीं होना, इसको दफन कर देना है, ये कोई प्लान नहीं है, ये ख़त्म है, तो क्या उनके, आप भी जर्नैल रहे हैं, जहन में क्या आ रहा होगा, कौन से प्रेशर्स होंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जनरल रहील के जाने से कोई तब्दीली आएगी। वजह यह है कि जनरल रहील एक पीछे सोच छोड़ के जाएंगे, एक सेट ऑफ जनरल्स है जिसको वो ग्रूम करके जा रहे हैं। कियानी साहब ने नहीं किया ऑपरेशन, जनरल राहिल साहब ने किया। कियानी ने भी 6 ऑपरेशन किए, 6 जगहों पे किया। उस एरिया में तो सवात का बहुत बड़ा वो उन्होंने अतर साहब ने कहा था कि हमने कहा करें लेकिन उन्होंने नहीं किया। इंडिविजुअल्स के जाने से सोच में फर्क तो पड़ता है। मेरा अपना अंदाजा है कि इस मामले में जनरल रहील ने जो मायार कायम करके दिया है उससे हटना किसी भी अगले कमांडर के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि पीछे कोर कमांडर्स हैं, लोग हैं, एक रिजल्ट देखा है, उनको पता है कि पॉलिटिकल वैंगलिंग क्या हो रही है यहाँ पे। देखें असल किस्सा क्या है, जो मेरा ख्याल है कि जनरल सारे जो बैठे हमारे कमांडर्स हैं उनको सबको पता होगा और समझ रहे होंगे, वो ये है कि हम अब देख रहे हैं कि बाज़ पॉइंट्स हैं ऐसे जिनके ऊपर अब अमल नहीं हो रहा हमारी नेशनल एक्शन प्लान में, और बार बार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह चुके हैं। अगर जनरल राहिल के होते हुए पंजाब में ऑपरेशन नहीं कर सके, वहां पर किसी को नहीं पकड़ सके, तो मुझे जनरल साहब ये बात बता दें कि जब जनरल राहिल साहब चले जाएंगे तो फिर उसके बाद ये जो बाकी लोग हैं ये कैसे पंजाब में ऑपरेशन करवाएंगे? इसका तो मुझे तो कोई लॉजिकली तो मैं नहीं समझता कि कुछ भी होगा। दे दो ना, खाली वो नहीं है, नेक्सस जो टेररिज्म और करप्शन का है वो भी जनरल रहील तोड़ने की बात करते रहे हैं और वो चीज भी आपके हमारे गले में। नवाज शरीफ साहब के साथी तो नहीं मानते इस बात को? वो नहीं मानते,
तभी वो जान छुड़ाना चाहते हैं अब इस नेशनल एक्शन प्लान से कि ये जो रह गया काम जिसके ऊपर आर्मी बार बार कह रही है कि एक्शन नहीं हो रहा, एक्शन करें या हमने करना है, वो उनके गले में हड्डी बन गया है। अब नेचुरली एक जरूरत है जान छुड़ाएं। अगर हम नेशनल एक्शन प्लान को दफन कर दें तो ये सारे किस्से आपके गले से उतर जाएंगे, ये कोई डिमांड नहीं करेगा। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, ये इनकी भूल है। अगर जनरल राहील चले जाते हैं, जो कि उन्होंने रिटायरमेंट लेनी है, तो अगले कमांडर को आके ये सारा कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पीछे कोर कमांडर हैं जिनको पता है कि ये इंप्लीमेंटेशन कैसे हुई और क्या आगे क्या करना है। ये रोड मैप है जिसको फॉलो करना है। ठीक है साहब। और अगर हुकूमत प्लान से जान भी छुड़ा ले तब भी ये पॉइंट जो है आर्मी की तरफ से पॉइंट्स की शक्ल में गले में फंसे रहेंगे, वो इनके पीछे लगे रहेंगे कि जी इन पे हम काम करें, वरना ये टेररिज्म खत्म नहीं होगा। जी साहब, जनरल साहब की बात अपनी जगह, तो अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन असल मसला ये है कि 6 सितंबर को जनरल राहील शरीफ साहब ने एक तकरीर की थी और वो तकरीर बड़ा एक जामे किस्म का मंसूबा था और उन्होंने अपना माइंड दे दिया, फ़ौज का माइंड दे दिया, लेकिन मौजूदा हुकूमत फुल रजिस्ट करेगी, फुल करेगी। अभी करेगी, ये तो कर रही है, हाँ, सामने और भी करेगी। साबिर, माजी में हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब ने बहुत सारी चीजें कहलवाने के लिए, कभी वो जरदारी साहब के मुंह से निकली, कभी वो MQM के मुंह से निकली, अभी ये जो बात है ये मुईद यूसुफ साहब के मुंह से निकल आई। तो वो तो पूरा अपना जो उनका एजेंडा है उसको कोई छुपाते ही नहीं है, वो तो किसी न किसी तरीके से मार्केट में ले आते हैं। मियाँ साहब अपने अहदाफ की तरफ बहुत कामयाबी से बढ़ रहे हैं। 2-3 कॉम्बिंग ऑपरेशन हुए और वो फैसलाबाद में हुए और फैसलाबाद में चीखें निकल आई हैं, चीखें निकल आई हैं और सन्नाटा भी है। एक तरफ चीखें हैं, दूसरी तरफ बिल्कुल सन्नाटा, एक सख्ता तारी हुआ है। तो वो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान के नाम पे, अमल दरामद के नाम पे रुख पंजाब की तरफ हो, रुख करप्शन और दहशतगर्दी का जो गठजोड़ है वो ख़त्म हो, वो नहीं चाहते। पॉलिटिकल विल नहीं है। ये सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज ने वो खुश रखा कराची की हद तक, MQM की हद तक, और साथ पीपल्स पार्टी को रगड़ा लगाया, जबकि मुस्लिम लीग नवाज में भी डॉक्टर आसिम हुसैन मौजूद है, मुस्लिम लीग नवाज में भी उज़ैर बलोच है, मुस्लिम लीग नवाज में भी मंजूर काका है, निसार मुराइज, हर तरह की वैरायटी, हर तरह की नेशनल एक्शन प्लान खत्म होता है वो सारे बाहर आ जाएंगे, उनके मुकदमात हर तरह की वैरायटी जो है वो मुस्लिम लीग नवाज में भी मौजूद है, वो पंजाब में भी मौजूद है, पार्टी भी शरीक है, और इसी तरीके से मुस्तफा कमाल भी मौजूद है मुस्लिम लीग नवाज में। वो नहीं जाएंगे, वो फुल रजिस्ट करेंगे। अच्छा, अब अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, और वो स्टोरी है कि ये कहा जाता है कि पार्लियामेंट जो है वो बड़ा एक सूबेदार है, और इसमें कोई शक भी नहीं, हम सब डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं। ये माजी में जिस वक्त धरना हुआ था तो कुछ लोग आंसू गैस से बचने के लिए चले गए थे पार्लियामेंट के लॉन में। उन्होंने धरना नहीं दिया था, वहाँ पर हल्ला नहीं बोला था, आंसू गैस और लाठीचार्ज थी। वो अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान के गरीब लोग वहाँ पे चले गए और हमारे सियासतदानों ने लताड़ा उनको कि ये कौन लोग हैं, ये किसने भेजे हैं, क्या हुआ। अब KPK में अगर प्रोड्यूसर साहब वो फुटेज दिखा सकें, मुस्लिम लीग नून के लोग आए साबिर, उन्होंने आके वहाँ पर अपनी जमात के झंडे लगाए, ज़बरदस्ती एक अटैक किया, जैसा अटैक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हुआ था, जैसा अटैक अकील अंजम साहब ने किया था एक थाने पे, जैसा अटैक हनीफ अब्बासी साहब ने किया एक पिंडी के थाने पे। तो उन्होंने वो आए वहाँ पर और उन्होंने आके झंडे लगा दिए। अच्छा, और इसको मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो इसको अटैक मानते नहीं थे। मैं प्रोड्यूसर साहब, अगर आप निहाल हाशमी साहब ने जो इस हवाले से गुफ्तगू की, अगर वो सुनवा सकें तो। जी, दीवारें नहीं फैला रहा है, सब जलाली परचम लगाए जा रहे हैं। भाई पाकिस्तान का झंडा तो हर जगह लगा सकते हैं आप, पाकिस्तान का झंडा लगाने जा रहे हैं। ये वो अगर ये दोबारा वो विजुअल चला सकें, ये निहाल साहब कह रहे हैं कि कोई दीवारें नहीं फलांग रहा, वो तो सिर्फ पाकिस्तान का झंडा लगा रहे हैं। और मरियम नवाज साहबा का अगर आप ट्वीट दिखा सकें जिसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ एक झंडा लगाया है। ये मरियम नवाज साहबा भी कह रही हैं कि कोई अटैक नहीं था और ये एक झंडा सिर्फ लगाया गया था। साबिर, मैं जनरल साहब की तरफ बाद में आता हूँ, आपसे मेरा ये सवाल है, PTV में बिल्डिंग में कुछ लोग गए, उसको हमला कहा गया कि जनाब ये हमला है। पार्लियामेंट के अंदर जो आंसू गैस से बचने के लिए लोग गए उनके बारे में कहा गया ये हमला है। अब ये मुस्लिम लीग नून के लोग गए वहाँ पर और झंडा लगाया उन्होंने, ज़बरदस्ती पाकिस्तान का झंडा उतार के नून लीग का झंडा लगा दिया, ज़बरदस्ती घुसे। वो कह रहे हैं जनाब ये कोई अटैक नहीं है। सवाल मेरा आपसे ये है कि जो सियासी जमातें हैं जिसमें खुर्शीद शाह साहब भी हैं, पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी जमहूरियत की चैम्पियन है, फिर इवन मुझे जो ज़्यादा एक शौक हुआ, जमात इस्लामी वो कोलिशन पार्टनर है KPK में, उन्होंने भी इस हवाले से एक बड़ी अजीब सी खामोशी साध रखी है। तो ये जो एक दोहरा म्यार, ये अगर पार्लियामेंट की इदारों की ऐवानों की तकद्दुस की बात करते हैं तो क्या KPK का जो ऐवान है
उसका कोई तकद्दुस नहीं है, उस पर घुसना कोई हमला नहीं है। देखिए, मुस्लिम लीग नवाज ये जो PI इस वक्त कर रही है ना, एहतजाज और रायवेंट जाना चाह रही है और जल्द से जुलूस धरने, ये मुस्लिम लीग नवाज की तारीख़ है। असल में उन्हीं की रवायात हैं। 88 से लेकर और 97 तक जितने भी धरने दिए, लॉन्ग मार्च किए पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट, उन्होंने इसी तरीके से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की और पीपल्स पार्टी की हुकूमत को ख़त्म किया था। और इफ्तिखार चौधरी साहब को भी बहाल करवाया, तो वो भी एक लॉन्ग मार्च के ज़रिए। फ़ारूक लगारी साहब प्रेसिडेंट थे, तो उनके चोटी ज़ेरी में बाकायदा तौर पे यहाँ से एक काफ़िला लेके गए थे सदर फ़ारूक लगारी मरहूम साहब की, कि इन्होंने ये ज़मीनें बनाई हैं और ये मेहरान बैंक स्कैंडल और ये सारा कुछ किया। तो अब इसी तरीके से पार्लियामेंट के अंदर भी तहमीना दुल्ताना साहब होती थी, वो चूड़ियाँ फेंकती थी, वो दुपट्टे फेंकती थी फ़ारूक लगारी साहब की तरफ भी और सदर इसहाक़ खान साहब की तरफ भी। और सुप्रीम कोर्ट पे भी हमला हुआ। पार्लियामेंट के बारे में अगर मुस्लिम लीग नवाज़ की ये रवायात रही हैं, लेकिन अफसोसनाक बात यही है ना कि पीपल्स पार्टी ये सारी चीज़ें शायद भूल चुकी है। और इसी तरीके से KP के असम्बली पे जो अटैक हुआ, सिर्फ ये नून लीग वाले पाकिस्तान तक तो महदूद नहीं रहे। लंदन में जो पुराना घर, जो जमामा का घर था, नवाज शरीफ साहब के साथी वहाँ पर चले गए थे, उन्होंने वहाँ पर मुजाहरा किया था। और परवेज़ रशीद साहब को मैंने सुना, वो ये कह रहे थे, एक रिपोर्टर ने, हमारे एक साथी ने, मैं सलाम पेश करता हूँ उस रिपोर्टर की हिम्मत को फिर दोबारा, उसने एक बड़ा सख्त सवाल किया और वो कह रहे थे, अब जैसे एक TDK की कैसेट होती है ना, और वो शुरू हो जाती है कि आप जो भी फैक्ट्स आपने बयान किए वो सारे के सारे गलत हैं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। अगर ये करें तो सिर्फ एक झंडा लगाने के लिए आए हैं, और अगर कोई और आए तो उसने हमला किया है, और जो ये करें वो कानून और आइन के मुताबिक है, वही काम कोई और करे तो वो आइन और कानून के मुताबिक। धरने के दौरान पार्लियामेंट के लॉन में कुछ लोग गए थे ना, और PTV के अंदर गए थे, तो उस वक्त पाकिस्तान टेलीविज़न को भी और मेरा ख्याल है पार्लियामेंट को भी ऐसे लग रहा था कि ये मुसलमानों की मुक़द्दस तरीन कोई जगह है जिसमें पाकिस्तानी अवाम, जो कि अवाम की नुमाइंदा है पार्लियामेंट हाउस, वहाँ चले गए। लेकिन उस वक्त एक तूफ़ान था, उन्होंने फैलाया। जनरल साहब, ये एक दोगलापन हमारी सियासी जमातों का भी, मैं एक खुर्शीद शाह साहब का आपको एक शॉर्ट और सुनाता हूँ जिसमें वो ये कह रहे हैं, मान रहे हैं, इतनी फ्रेंडली जो अपोजिशन है वो तो नवाज शरीफ साहब को मिलेगी नहीं, लेकिन फिर भी पार्लियामेंट में नहीं आते। प्रोड्यूसर साहब, अगर वो सुनवा सकें आप, ये खड़े हो जाएंगे। तो इतनी साफ तो बेहतर पार्लियामेंट आज तक नहीं मिली है उसको, जिसको फ्रेंडली अपोजिशन का नाम दिया गया है। यानी ये ऐसी साफ पार्लियामेंट जिसको फ्रेंडली अपोजिशन का नाम दिया जाता है, वो कह रहे हैं कभी नहीं मिली, फिर भी वो आने से घबराते हैं, नहीं आते। फ्रेंडली जो है ना, आउट ऑफ कंपल्शन बनी इस तरह के, आपको याद होगा कि जब कभी खुर्शीद शाह साहब थोड़े से परपुर्जे निकालते हैं तो चौधरी निसार फाइनल लहराने शुरू कर देते हैं, तो उनको याद दहानी करा देते हैं कि जनाब बिहेव करें वरना ये मौजूद है। और इसी तरह ये नून लीग के खिलाफ होता रहा, वो रहमान मलिक साहब फाइलें लेके बैठ जाया करते थे जब ये नहीं, तो ये तो एक मिली भगत का काम है। आप देखें कि धरनों के दिनों में भी इन्होंने जानबूझ के फौज का हब्बा खड़ा किया कि जी हमें पता है कौन इनको प्लान कर रहा है, कौन, क्योंकि ये सूट करता है इनको सबको इकट्ठा करने के लिए। जब भी आप ये शोर मचाएंगे कि जी बस ये सिस्टम डिरेल होने वाला है और कोई आने वाला है, बूट्स की आवाज़ सुन रहे हैं, इस तरह की कहानियां जब होती हैं, जबकि कोई इंडिकेशन नहीं, आर्मी बार बार कह चुकी जी हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं। अब इसी चीज़ पे एक इत्तफाक है जिसके तहत ये सारे एक अपना मुश्तरका एक लायमल रखा हुआ उन्होंने और चलते जा रहे हैं। बिल्कुल, वो आप उसको फ्रेंडली कह लें, मुकमका कह लें, मिली भगत कह लें, फैक्ट ये है कि यहाँ पे हर तरह की गैर कानूनी चीज़, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा। करप्शन है तो वहीं की वहीं खड़ी है। अगर आपने कहीं आइन तोड़ा है और वो उससे यू वांट टू गेट अवे विद इट, बिल्कुल आप मुतमईन हैं, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। अगर आपने ऑपरेशन करना है दहशतगर्दी के खिलाफ और आप नहीं चाहते कि मेरे इलाके तो वो नहीं होगा, वो नहीं हो रहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं जनरल साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सब मिलमिला बड़ी ये इंपॉर्टेंट बात है कि जब नकाइस की निशानदेही की जाती है, हुकूमत को ये कहा जाता है कि आपके अमाल दुरुस्त नहीं, आप उन्हें दुरुस्त करें, तो वो कहते हैं कि इसके पीछे ISI है, ये हमारी हुकूमत को डीरेल करने की कोशिश की जा रही है, तरक्की का सफ़र रोकने की साजिश की जा रही है। और इसमें तमाम जमातें मिल जाती हैं, क्योंकि तमाम जमातों के अकाबरीन में उन लोगों की एक बड़ी फहरिस्त शामिल है कि अगर
अगर उनको सिर्फ एक रात के लिए ग्वाल मंडी के SHO के हवाले किया जाए तो पता नहीं कितने अरबों के खाते वो खोल देंगे। शायद ये उनके लिए एक बेहतरीन रेफ्यूज है ये कहना कि जनाब ये सिस्टम को डीरेल किया जा रहा है, और उसमें फिर बहुत सारे मीडिया हाउसेस भी उनके साथी हैं, इसलिए कि इस जो माल तोड़ने की जो कोशिशें हैं या जो उसमें हिस्सा उन लोगों ने भी बकदरे जुस्सा वसूल किया है। नाज़रीन, अपना प्रोग्राम जारी रखते हैं, लेकिन यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होना थी आज नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, लेकिन बड़े भाई जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे मशवरे के बाद यकीनन छोटे भाई जो पंजाब के वज़ीर आला हैं वो चले गए टर्की, और फिर इसी बात को बहाना बनाया कि क्योंकि वज़ीर आला पंजाब के सबसे बड़े सूबे के नहीं है और एजेंडे पर वहाँ पर कॉम्बिंग ऑपरेशन या फ़ौजी ऑपरेशन की बात है, तो इसलिए जब हम अमेरिका से वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे। गोया जिस तरह जो मंसूबा बनाया गया था इस सारी गुफ्तगू को टालने का ताकि अमेरिका जाने से पहले ना इस तरह की गुफ्तगू हो सके, उससे बहरहाल आज मुस्लिम लीग नून की क़यादत निकलने में कामयाब हो गई। कुछ बात करते हैं इमरान खान साहब की, ताहिरुल कादरी साहब की। साबिर, ताहिरुल कादरी साहब ने ये कहा लंदन में जाके कि रायवेंट जाना इमरान खान साहब का हक है, जमहूरी हक है, और मैं अपने प्लान का ऐलान करूँगा। यहाँ पे उन्होंने कुछ और बात कही। इमरान खान ने भी ऐलान कर दिया जाने का, मैं जाऊँगा, लेकिन अब फिर एक सलाह मशवरे की सी बात। ये मुझे बताएं कि ये जिस अंदाज में ये डील कर रही हैं दोनों जमातें, कुछ सियासी नापुख्तगी का इजहार नहीं होता? एक तो सियासी नापुख्तगी तो अपनी जगह, लेकिन एक और चीज़ है उस पर पता नहीं अफसोस भी होता है कि इस पे तो कोई किसी को, इन दोनों पार्टियों को एक दूसरे पे एतराज़ नहीं होना चाहिए कि एक तहरीके क़िसास चला रहे हैं और दूसरे तहरीके एहतसाब। असल इशू ये है, असल जो मेरी गुफ्तगू जहाँ तक हुई है उसमें यह कि दोनों में एतमाद का फ़ुक़दान बहुत ज़्यादा है, और पैट जो है डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब वो चाहते हैं कि कोई इलेक्टोरल अलाइंस बन जाए, इंतखाबी इत्तेहाद बने, दोनों जमातें बैठ के और उसका कोई बहुत 20 साल बाद की सोच रहे हैं। नहीं, अगला इलेक्शन नहीं, वो पैट जो है वो अगला इलेक्शन लड़ना चाहिए। नहीं, इलेक्शन से इसका क्या ताल्लुक है जो तहरीक क़िसास है? तो जब और तहरीक एहतसाब का इलेक्शन के अलायंस से क्या ताल्लुक है? उसकी वजह ये है ना, यानी जिस वक्त जो काम आपने करना है वो नहीं आप करेंगे। एक बात मैं आपको कन्फर्म बता दूं खबर की हद तक कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो अब लंबी छुट्टी पे चले गए। नहीं, वो लंबी छुट्टी पे नहीं गए। मेरा ख्याल हफ्ता 10 दिन के बाद वो वापस आएंगे और बड़े ताज़ादम होके आएंगे, और पहले से ज़्यादा टीका लगा, पहले से ज़्यादा एहतजाज का मौसर तरीके से करेंगे। लेकिन इमरान खान और ताहिरुल कादरी साहब आपस में क्यों नहीं मिल रहे, वो आपने डॉक्टर शीरी मज़ारी का अपने कल का ट्वीट पढ़ लिया होगा। अब PTI के अंदर भी तो चूँ चूँ का मुरब्बा है ना, वो भी तो जमात इस्लामी के लोग उसमें मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जितने भी मुख्तलिफ सियासी जमातों का वो एक मुरब्बा है। उसमें इमरान खान साहब अब ऊपर वो कुछ और सोच रखते हैं, वो बड़े एग्रेसिव हैं, लेकिन ये जो नीचे बैठे हैं वो कोई उनको काम करने देते नहीं है, कंफ्यूज करते हैं। तो इसलिए आप कह रहे हैं तो ठीक है, उनको काम करने नहीं देते, वो इतने छोटे बच्चे हैं, उनको काम नहीं करने देते, उनको पहले एक डिसीजन, ये जो सारी अब वो सलाह मशवरा कर रहे हैं, मेरा ख्याल है अगर ये उस ऐलान से पहले कर लेते सलाह मशवरा, ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना होती और वो एक मैसेज बिल्कुल क्लियर जाता। सर मैं भी एक चीज़ रिवायत कर दूं, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे इधर उधर देखता हूं तो उसमें भी ये इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि शायद कादरी साहब को या इमरान खान को आर्मी वो तो नून लीग, ये तो सबसे बड़ा है, ये वही उसी सोच का हिस्सा है जहां वो लोगों में ये ऐसा एहसास पैदा करके तो अपने लिए हमायत लेते हैं। अब ये फौज ने इनको कहा था कि कादरी के 14 आदमी मार दो और फिर उसकी FIR भी ना दर्ज करो, ना ही आर्मी ने कहा था कि जाके पानामा पेपर तो आर्मी ने लेके आई। लंदन के फ्लैट तो पैसा नवाज शरीफ साहब ने भेजा तो उन्होंने खरीदे, वो पाकिस्तान की आर्मी ने नहीं। लेकिन बात सुने, आर्मी का एक ताल्लुक तो बनता है ना, वो ISI का जो केस था जिसमें वो IGI बनाई गई थी, उसमें पैसे तो दिए थे, फौज ने भी पैसे तो दिए थे, फौज ने तो शायद वो इसी तरह के पैसों से ये फ्लैट बने हो सकता है। लेने वालों से पता करना चाहिए, ये चीजें पूछनी चाहिए। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आज कश्मीर, जो एक जनरल साहब वहां पर जो इस वक्त एक मूवमेंट है और कर्फ्यू मुसलसल चले आ रहे हैं,
हमारे यहाँ एक बड़ी साइलेंस है, हमारी जो एक डिप्लोमेटिक हमारी एफर्ट होनी चाहिए थी वो मैच नहीं कर पा रही। और पाकिस्तान में मैं देखता हूँ इसके अंदर कोई अखबारात में, मीडिया में हम कोई इस हवाले से बड़ा एहतजाज नहीं देखते। गवर्नमेंट को फोर्स करने की कोशिश नहीं की जा रही कि जी। मुझे जो शिकवा है सबसे ज़्यादा वो पार्लियामेंट पे है। इतना अहम इशू जिसके लिए हमने 70 साल अपने इसी कश्मकश में गुजार दिए, और जो जुल्म है ये तस्वीर आप हमारी और जो आज जुल्म हो रहा है हमारे उन कश्मीरी बच्चों पे, ये पार्लियामेंट का फर्ज नहीं बनता था कि वो इशू के ऊपर डिबेट करे। वहां पे ये डिबेट होती, इंडिया को कोई मैसेज जाता, कोई रेजोल्यूशंस पास होती, कोई गवर्नमेंट को डायरेक्टिव दिया जाता कि ये स्टेप आपने करने हैं। पार्लियामेंट बोली नहीं। कितना, यानी मैं समझता हूं कि आफ्टर ऑल ये पार्लियामेंट आपके अगर इंपॉर्टेंट इश्यूज को एड्रेस नहीं कर सकती तो फिर क्या फायदा हुआ। ये तो वो इशू है जिनको हम कभी शारक कहते हैं, कभी हम 70 साल वो 2 जंगों की बात करते हैं। मैं समझता हूं कश्मीर के ऊपर ना बोलना तो एक मुजरमाना गफलत है, और ख़ास तौर पे आज जबकि रियासती जबर हो रहा है, हिंदुस्तान को एक पैगाम जाना चाहिए था। साबिर, पाकिस्तान में कोई ऐसा निज़ाम है कि अगर हमारे हुक्मरान मुजरिमाना गफलत के मुर्तकब करार हों या पाए जाएं तो उनको पकड़ सकें? अच्छा, एक तो प्राइम मिनिस्टर मेरा ख्याल है कल मुजफ्फराबाद जाएंगे यार, वो भी एक अजीब बात है कि वहाँ की कश्मीरी क़यादत को एतमाद में लेंगे राजा साहब को, और आल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को एतमाद में लेंगे पाकिस्तान की, और उसके बाद जनरल असम्बली में जो खिताब करना है 2 लाइनें उसमें आ जाएंगी, और फिर उसके बाद जो कश्मीर के बारे में जरूर 2 लाइनें होंगी, और उसके बाद यहाँ पर नाचते फिरेंगे मुस्लिम लीगी कायदीन कि जनाब हमने तो पता नहीं क्या मसला उड़ा दिया। अच्छा, असल जो प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया साबिर, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर आपसे मुलाकात होगी, क्योंकि आज जुमेरात हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम था। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।